चाहिए। आप मित्र बनाने की नहीं बल्कि कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं और मित्रता चाहे सच्ची हो या झूठी इस तथ्य को ढक लेती है। शक्ति की कुंजी यह है कि आप में यह मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा फायदा कौन पहुंचा सकता है। दूसरी ओर आपके शत्रु सोने की ऐसी अनछुई खान है जिसका दोहन करना आपको सीखना चाहिए। नेपोलियन का विदेश मंत्री टेलीरेड 1807 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि नेपोलियन फ्रांस को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। टेलीरेड सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करने के खतरों को अच्छी तरह जानता था। उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने सोचा इस तरह के अभियान में वह किसी मित्र पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने खुफिया विभाग के प्रमुख फोके को चुना, जो उसका सबसे बड़ा शत्रु था और जिसने उसकी हत्या करवाने की भी कोशिश की थी। वह जानता था कि उन दोनों की पुरानी नफरत के कारण भावनात्मक समझौते का अवसर मिलेगा। वह जानता था कि फाके उससे कोई आशा नहीं रखेगा और यह साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा कि टेलीरेड ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की है। जो व्यक्ति कुछ साबित करना चाहता है वह आपके लिए जमीन आसमान एक कर देगा। अतः अंत में टेलीरेड यह जानता था कि फाके के साथ उसका संबंध आपसी स्वार्थ पर निर्धारित होगा और मित्रता की व्यक्तिगत भावनाओं द्वारा दूषित नहीं होगा। उसका चुनाव सही साबित हुआ। हालांकि वे नेपोलियन को सिंहासन से उतारने में सफल नहीं हुए। जब इतने शक्तिशाली और परस्पर विरोधी दो व्यक्तियों ने मिलकर सम्राट के खिलाफ मुहिम छेड़ी तो जनता ने भी उनमें उत्सुकता दिखाई और धीरे धीरे सम्राट के प्रति विरोध बढ़ने लगा। टेलीरेड और फाके के बीच सुखद कार्यकारी संबंध बने रहे, इसलिए जब भी मौका मिले अपने दुश्मन के प्रति दुश्मनी को दफन कर दें और उसे अपनी सेवा में रखने की कोशिश करें। शत्रुओं की मौजूदगी से विचलित या दुखी न हो। आप मित्र के बजाय शत्रु के साथ बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि मित्रों के मामले में आपको यह मालूम ही नहीं होता है कि आपके छिपे हुए कौन से मित्र दरअसल आपके शत्रु हैं। शक्तिशाली व्यक्ति संघर्ष से लाभ उठाता है और अपने शत्रुओं का इस्तेमाल करता है। ऐसा करके वह उस आत्मविश्वासी योद्धा की छवि बना लेता है जिस पर अनिश्चितता के समय में विश्वास किया जा सकता है। अपने शत्रुओं से लाभ लेना। सम्राट हिएरो को एक बार उनके एक शत्रु ने बताया कि उनके मुंह से बहुत बदबू आती है। सम्राट को यह बात बहुत बुरी लगी और महल में पहुंचते ही उन्होंने रानी को फटकारा, तुमने मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? रानी चरित्रवान, पतिव्रता और भोली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे लगा कि शायद सभी मर्दों के मुंह से इसी तरह की बदबू आती होगी। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है। जो दो स्पष्ट दिखाई देते हैं उनके बारे में हमारे शत्रु हमारे मित्रों या परिचितों से ज्यादा जानते हैं। तस्वीर। कृतज्ञता का जबड़ा। आप जानते हैं कि अगर आप शेर के मुंह में उंगली डालेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करते हैं। मित्रों के साथ आप इस तरह की सतर्कता नहीं रखते हैं, इसलिए अगर आप उन्हें नौकरी पर रखेंगे तो वे कृतज्ञता से आपको कच्चा चबा जाएंगे। विशेषज्ञ की राय। यह सीखें कि अपने लाभ के लिए शत्रुओं का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको धार की तरफ से तलवार नहीं पकड़नी चाहिए, वरना आपका हाथ कट जाएगा। इसके बजाय आपको मुठ की तरफ से तलवार को पकड़ना चाहिए ताकि आप खुद की रक्षा कर सकें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी लाभ लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने मित्रों से भी हानि उठाता है। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आइए चलते हैं नियम 3 की ओर, जो है अपने इरादे छिपाकर रखें। आपका दिन शुभ हो। शक्ति के 48 नियम। रॉबर्ट ग्रीन। hindiaudiobook.com। नियम 3। अपने इरादे छिपाकर रखें। विचार। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं यह जाहिर न होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे।
अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं और काफ़ी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शक्ति की कुंजी। ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टतावादिता से वे लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी भलमनसाहत को प्रमाणित कर देंगे। वे बहुत मुगालते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक बहुतरा हथियार है जिससे कटता कम है, खून ज्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तोल कर बोलें। बुद्धिमानी इसमें है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वह कटु सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में लोग न तो आपका सम्मान करेंगे न ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते हैं या जिससे लोग डरते नहीं है, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती है। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादों को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है। प्राय हम दिखने वाली चीज पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते और सुनते हैं उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते हैं। अगर हम दिखने वाली चीज के पीछे दूसरी चीजों को छिपे होने की कल्पना करेंगे तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादों को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जिससे लोग प्रभावित हो जाएं। जरूरी नहीं है कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे तो वे उसे ही आपका असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादों को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बातें करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे। आप अपने इरादों को छिपा लेंगे और आप अपने प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में भेज देंगे जिससे उनका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त औजार है झूठी निष्कपटता। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं तो इससे आपके शब्दों का वजन बहुत बढ़ जाता है। यागो ने इसी तरह ओथेलो को धोखा दिया था और उसे बर्बाद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि यागो की भावनाएं सच्ची हैं। ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथेलो उस पर अविश्वास कैसे कर सकता था? अगर आप यह मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं तो बड़े बड़े झूठों और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा।
इसलिए वे अपने लक्ष्य को सामान्य, जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की सतर्कता को दबा देंगे तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने के इरादे हैं। आपका नकाब जितना एक रूप होगा, आपके इरादे उतनी ही अच्छी तरह छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव। उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजना बनाई जा सकती है, जिसकी किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बात नहीं समझ सकता था। बैरन जेम्स रोथशाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इस बात का अभ्यास किया कि वे नकली मुस्कुराहटों और भावहीन चेहरे के पीछे अपने असली विचार छिपा लें। याद रखें, अपनी प्रतिभाशाली वाक्पटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह के नीरस नकाब को लगाकर निराश न हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। तस्वीर भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करती है। भेड़ कभी धोखा नहीं देती है। भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दड़बे में घुस सकती है। विशेषज्ञ की राय। जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वह अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता है। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाएं। अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट न करें जब तक कि उनका विरोध करना असंभव न हो जाए, जब तक कि युद्ध पूरा ही न हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर लें। संक्षेप में, उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजनाएं सिर्फ उन्हीं बर्बाद इलाकों को मालूम होती है जहां से वे अपनी सेना लेकर गुजरे हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं नियम 4 की ओर, जो है हमेशा जरूरत से कम बोलें। विचार। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश न करें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही ज़्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रोबदार दिखते हैं। इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि ज़्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। शक्ति की कुंजी। शक्ति कई मायनों में दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाली मशीनें हैं। वे यह जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रित करते हैं तो वे आपके इरादों या आपकी मंशा को नहीं समझ पाते हैं। आपके संक्षिप्त जवाब या खामोशी से वे रक्षात्मक हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खालिस्तान को भरने की हड़बड़ी में वे घबराकर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। आपसे मिलकर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे लुट गए हों। घर जाकर वे आपके हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणियों पर जब लोग अतिरिक्त ध्यान देंगे तो इससे आपकी शक्ति तो बढ़नी ही है। युवावस्था में चित्रकार एंडी वारहोल को यह समझ आ गया कि लोगों से बातें करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना असंभव है। बातों से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपकी अवज्ञा करेंगे। उन्होंने एक मित्र से एक बार कहा था, मैंने यह सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज़्यादा शक्ति होती है। बाद के जीवन में वारहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया।
इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी की तरह बहुत संक्षिप्त शब्द बोलते थे। वे कोई जटिल और रहस्यमयी बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला उस